Welcome students. Today we are going to discuss about homogeneous system of linear equations. In our last lecture we have discussed about non-homogeneous system of linear equations. हम non-homogeneous system of linear equations को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax is equal to b. और इस टाइप की इक्वेशंस का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, हम पहले a अगुमेंटेड मैट्रिक्स B फाइंड आउट करते हैं एंड रैंक ऑफ A फाइंड आउट करते हैं बाय कन्वर्टिंग दिस मैट्रिक्स इनटू रो एक्लेन फॉर्म एंड रैंक ऑफ A अगुमेंटेड मैट्रिक्स B भी फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी, एंड अगर ये आपस में इक्वल नहीं आते तो हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट नहीं होंगी. तो यही सेम रूल हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए भी लगाएंगे. बट व्हाट इज द डिफरेंस? In homogeneous system of linear equations, your B matrix is equals to 0. It means when you calculate A augmented matrix B, which is equals to 0, you will get this matrix. अब अगर ये पूरा कॉलम 0 है तो इस पूरी मैट्रिक्स का रैंक और A का रैंक हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? जो इस मैट्रिक्स का रैंक आएगा. इस पूरी मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ इसी मैट्रिक्स पे, क्योंकि ये तो जीरो है. तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इस पूरी मैट्रिक्स में जो होंगी वो किस पे डिपेंड करेंगी? इस मैट्रिक्स पे. इसका मतलब जितना इस मैट्रिक्स का रैंक होगा उतना ही इस पूरी मैट्रिक्स का भी क्या आएगा? रैंक. इट मीन्स इन केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड मैट्रिक्स बी आर ऑलवेज सेम. फाइन. इसका मतलब सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट. क्यों? ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या आ रही हैं? हमेशा इक्वल. ठीक है, इसका मतलब इन इक्वेशंस का सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा. अब वो सोल्यूशन यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस भी हो सकते हैं. अगर यूनिक सोल्यूशन का केस क्या था? रैंक इक्वल भी हो और इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल भी हो, है ना. तो यही केस हम अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे. इफ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन. फाइन. हमें A अगुमेंटेड मैट्रिक्स B के रैंक फाइंड आउट करने की इस केस में जरूरत नहीं है, बिकॉज हर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए A का रैंक और A अगुमेंटेड मैट्रिक्स B का रैंक हमेशा क्या होगा? इक्वल. फाइन. नाउ if rank of A is less than number of variables, then कितने solution होंगे आपके पास? Infinitely many solutions. Result वही है जो हम non homogeneous system of equations के लिए करते थे, but यहाँ पे सिर्फ difference क्या आया? हमें A augmented B निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का रैंक homogeneous system of equations में हमेशा क्या होगा? सेम. फाइन. तो हम जो कंडीशन है वो सिर्फ रैंक ऑफ ए पे ही अप्लाई करेंगे. अगर मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है तो यूनिक सोल्यूशन, एंड इफ रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस. अब अगर आपकी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है वो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? पहली चीज, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगी? अगर हम इसको इक्वेशंस को लिखें, बेसिकली इक्वेशंस किस टाइप से होती हैं? a11 x1, a12 x2 एंड सो ऑन अप टू a1n xn इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन इज सपोज a21 x1, a22 x2 एंड सो ऑन अप टू a2n xn इक्वल टू 0 एंड सो ऑन अप टू. मैं कितनी इक्वेशंस लूं कि हमारी जो मैट्रिक्स बने दैट विल बी योर स्क्वायर मैट्रिक्स. अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें? n. तो अगर मैं नंबर ऑफ रोज भी n लेती हूं तो हमारी जो A मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स. सो इट मीन्स हम कितनी इक्वेशंस लेंगे यहाँ पे? n इक्वेशंस. इट मीन्स जो A मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तभी आएगी अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स. फाइन. अब अगर हम कहते हैं कि रैंक ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, रैंक कैसे निकालते हैं? मैट्रिक्स A को रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट किया, वहां से क्या आ गया? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, दैट विल गिव यू रैंक ऑफ A. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद
अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द रोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आर नॉन जीरो। मतलब रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सारी रोज क्या आएंगी, नॉन जीरो। तभी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो सकता है, बिकॉज नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, जितनी रोज हैं। फाइन, तो रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल तभी पॉसिबल है जब सारी की सारी नॉन रोज क्या होंगी, रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद नॉन जीरो होंगी। और अगर सारी रोज नॉन जीरो आ रही है हमारे पास रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, तो ऑब्वियसली उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। Fine. So it means if determinant of a matrix is non-zero, if A is a square matrix and its determinant is non-zero, then this system of equation has unique solution. Fine. Now in the next case, rank is less than number of variables. Rank number of variables से कम हो। Number of variables कितने हैं, जितनी rows हैं। इसका मतलब रैंक का मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द रो एक्लन फॉर्म। तो इट मीन्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द रो एक्लन फॉर्म ऑफ ए मस्ट बी लेस देन द टोटल नंबर ऑफ रोज, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, जितनी उसमें रोज हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एक्लन फॉर्म ऑफ ए, रो एक्लन फॉर्म ऑफ ए मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। फाइन, वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, जितनी नंबर ऑफ टोटल रोज हैं। ठीक है, इसका मतलब नॉन जीरो जो रोज हैं वो टोटल नंबर ऑफ रोज से कम होनी चाहिए, यानी कि कम से कम एक रो क्या होगी, जीरो। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर एक भी रो जीरो हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। इट मींस इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, देन इस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, इनके कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। नाउ ये रिजल्ट हम सिर्फ तभी लगा सकते हैं अगर हमारी मैट्रिक्स ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपकी मैट्रिक्स ए स्क्वायर नहीं है तो आपको उसको सिंपल रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज निकालनी है, दैट इज रैंक। रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से इक्वल हुआ तो यूनिक सोल्यूशन, और अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से लेसर हुआ तो इनफाइनाइटली मेनी solutions. Now using this we will solve this problem. How will you solve it? First, it is a homogeneous system of linear equation. So what we calculate? First we find out the matrix A. A क्या बनेगी? 1 3 minus 2 2 minus 1 4 1 minus 11 14. One method is A is a square matrix in this case, so you just calculate its determinant. If determinant equal to 0 means infinitely many solution, and if determinant of A is non-zero means unique solution. And you know one thing कि इस टाइप के इक्वेशंस का जो हम यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर मैं इस टाइप की इक्वेशंस देखूं तो x की एक वैल्यू हमें दिख ही रही है जो इन इक्वेशंस को हमेशा सेटिस्फाई करेगी. इफ आई पुट ऑल द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू 0, अगर मैं कैपिटल X को 0 पुट कर दूं तो क्या वो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है? यस, इट मीन्स 0 तो इस टाइप की लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा ही होगा. इट मीन्स अगर आपके पास किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन आता है तो आपको उसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली से इन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर सोल्यूशन यूनिक है तो वो सोल्यूशन 0 0 0 ही होगा. फाइन. तो अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं देन यू हैव टू कैलकुलेट. फाइन. अब इस केस में एक तो ये मेथड है सॉल्व करने का, दूसरा हम इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. सो आई विल कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू रो एक्लन फॉर्म एंड देन फाइंड आउट इट्स रैंक. रो एक्लन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है,
तो इससे नीचे रोज में नंबर ऑफ जीरोज फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले ज़्यादा होनी चाहिए. तो वी मेक दीज टू एंट्री जीरो बाय अप्लाइंग ऑपरेशंस. R2 goes to R2 minus 2 times R1 and R3 goes to R3 minus R1. अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊं तो मैट्रिक्स क्या बनेगी? फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं. 2 minus 2 is 0, minus 1 minus 2 times 3, it is minus 7. Next is 4 minus 2 into minus 2, it is 8. Clear? Next is इसके लिए 1 minus 1 is 0, minus 11 minus 3 is minus 14, 14 minus minus plus 2 हो जाएगा, तो it is 16. Clear? Now again using this you have to make this entry 0. So we'll apply the operation R3 goes to R3 minus 2 times R2. You know what we'll get from here? क्या आ जाएगा आपके पास? 1 3 2. सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं है. थर्ड रो 0 minus 0 is 0, minus 14 plus 14 0, 16 minus 16 is 0. सो रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आई? 2. सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 3. सो इट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स. मीन्स दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. यही था ना रिजल्ट. अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो उसके सोल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी solutions. Now let's calculate those infinitely many solutions. How will you calculate those infinitely many solutions? हम जो मैट्रिक्स रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके आई है आपके पास उसको इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. What is your A here now? 1 3 2 0 minus 7 8 0 0 0 into variables are x, y and z equal to 0 0 0. फाइन. नाउ विल सॉल्व दिस. क्या आएगी वैल्यू? फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा? x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0 माइनस 7y प्लस 8z इक्वल टू 0. अब इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को इस साइड रखो दोनों में से और दूसरे को दूसरी साइड ले जाओ. आई एम कीपिंग 8z हियर. सो वी गेट 8z equal to 7y. So y is independent now and z is dependent upon y. So what is your z from here? 7 by 8y. If I substitute y is equals to any number k, then z will be 7 by 8 times y. 7 times 8 times y मतलब 7 by 8 into k. Now substitute these two values here to find out the value of x. This is 3 times k plus 2 into 7 by 8k. Equal to 0. So this will be cancel out. It is x plus, अगर मैं इसका LCM ले लूँ तो ये बन जाएगा 12k plus 7k equal to 0. This implies x is equals to minus 19k by 4. Now k की आप बहुत सारी values different substitute कर सकते हो depending upon you have the value of x, y and z. So how many solutions do you have here? Infinitely many solutions. नाउ कई बार आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लाइक फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दीज हैज़ नो सोल्यूशन. मतलब हमें ए और बी की वो वैल्यूज़ निकालनी है जिनके लिए इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सोल्यूशन ना हो, या फिर ए और बी की वो वैल्यूज़ जिनके लिए इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन हो, या फिर वो वैल्यूज़ ए और बी की जिनके लिए इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हों. First of all, these are non-homogeneous linear equations because right-hand sides are not equal to 0. ठीक है, सारी वैल्यू 0 नहीं है. तो हम non-homogeneous system of linear equations को कैसे सॉल्व करते थे? First you have to form a matrix A augmented matrix B. क्या बनेगी? Write out the coefficients of A first. A matrix लिखो 1 1 5 and right-hand side B value is 0. B की B1 की वैल्यू 0, 1 2 3A B 1 3A and 1. फाइन.
अब चाहे नो सोल्यूशन हो, यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो, किस पे डिपेंड करता है? रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी पे। तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को पहले रो एक्लेन फॉर्म में क्या करेंगे? कन्वर्ट। क्या करोगे उसके लिए? फर्स्ट अप्लाई द ऑपरेशंस R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1। ये दो ऑपरेशन क्यों लगाए? इन दोनों एंट्रीज को जीरो करने के लिए। सो व्हाट विल बी द वैल्यू? फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड रो 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, 3a माइनस 5 and b minus 0 is b. Similarly, apply the operation on third row. क्या वैल्यू आएगी? 1 minus 1 is 0, 3 minus 1 is 2, a minus 5 and 1 minus 0 is 1. Clear? अभी ये पूरी रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई. Now you have to make this entry 0 by applying the operation R3 goes to R3 minus 2 times R2. क्या आएगा आपके पास? 1 1 5 0 1 0 1 3a minus 5 and b, और यहाँ 0 2 minus 2 is 0, then a minus 5 minus 2 times 3a minus 5. This is a minus 5 minus 6a plus 10. So it is what? It is minus 5a plus 5. Fine? It is minus 5a plus 5 and 1 minus 2b. ठीक है? ये हमारी रो एक्लेन फॉर्म कन्वर्ट हो गई. अब रो एक्लेन फॉर्म जब कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि इक्वेशंस के सोल्यूशन किस टाइप के हैं. हमें क्या चाहिए? नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी. इसका मतलब जो इस मैट्रिक्स का रैंक हो वो इस पूरी मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल नहीं होना चाहिए. यू नो, इन दोनों इस मैट्रिक्स में ये एंट्री नॉन जीरो है तो इसका मतलब कम से कम 2 रोज तो नॉन जीरो है ही है. फाइन. तो इसका मतलब ए और ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी दोनों का रैंक कम से कम 2 तो होगा, बट हमें दोनों इक्वल नहीं चाहिए. तो एक का रैंक 2 बना दो और दूसरे का रैंक 3. वो कैसे होगा? अगर इस मैट्रिक्स में सिर्फ 2 नॉन जीरो रो बचे, मतलब थर्ड रो क्या हो जाए? 0. वो कब होगी? माइनस 5a प्लस 5 कब होगा? क्या होगा? 0. तो इससे क्या आ जाएगा? रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 2. बट 1 माइनस 2b जो है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो. क्योंकि अगर ये नॉन जीरो होगा तो पूरी मैट्रिक्स में 3 रोज बचेंगी जो नॉन जीरो होंगी. तो a ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B का रैंक कितना होगा? 3. बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर रैंक इक्वल नहीं है. इसका मतलब सॉल्यूशन कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि 5a इज इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल टू 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू हाफ. इन वैल्यूज के लिए अगर a 1 हो और b हाफ को छोड़कर कुछ भी हो, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. बट नाउ द सेकेंड केस, अगर हम यूनिक सोल्यूशन की बात करें, यूनिक सोल्यूशन कब होता है? अगर इन दोनों मैट्रिसेस का रैंक आपस में इक्वल हो और इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हो. कितने वेरिएबल्स हैं? 3. इसका मतलब A और A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B दोनों का रैंक कितना बनना चाहिए? 3. वो कब बनेगा? A का रैंक 3 कब बनेगा? अगर ये टर्म क्या होगी? नॉन जीरो. इट मीन्स माइनस 5a प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स a इज नॉट इक्वल टू 1. सॉल्व करके यही आएगा. अब अगर ये चीज नॉन जीरो है तो इस पूरी मैट्रिक्स का रैंक भी कितना होगा? 3. ये 0 हो नॉन जीरो हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस रो में एक एंट्री क्या आ गई? नॉन जीरो. तो पूरी मैट्रिक्स का रैंक क्या हुआ? 3. सो इफ a इज नॉट इक्वल टू 1, b कुछ भी होता रहे, तो रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड मैट्रिक्स b दोनों का क्या होगा? सेम. और किसके इक्वल होगा? 3 के. तो हमारे पास कितने सोल्यूशन आएंगे? यूनिक सोल्यूशन आएगा. थर्ड केस इज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस कब होते हैं? अगर इनका रैंक आपस में तो इक्वल हो बट नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो. हमें पता है इनमें 2 रोज में तो नॉन जीरो एंट्रीज हैं, इसका मतलब रैंक मिनिमम 2 तो होगा ही होगा.
तो हमें 3 से कम करना है, इसका मतलब दोनों का रैंक कितना होना चाहिए, 2। कब बनेगा वो 2? ए का रैंक 2 कब बनेगा? अगर थर्ड रो की सारी एंट्री 0 हो जाए। इट मीन्स -a+5, क्या 5a+5 किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट a इज इक्वल्स टू 1। एंड a का रैंक तो 2 हो गया, बट मुझे तो पूरी मैट्रिक्स का रैंक भी 2 करना है। वो तब होगा जब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। इसका मतलब 1 - 2b भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। मीन्स b इज इक्वल्स टू हाफ। Fine, for b equal to half and a equal to 1, this system of linear equations have infinitely many solutions. So in this way you can solve such type of problems. Same way, अगर आपके पास homogeneous system of linear equations है और उनमें आपको given है कि find the value of k such that this system of linear equation has unique solution और infinitely many solution, तो आप क्या करोगे, आपने इसी तरह से प्रोसेस करना है। बट द ओनली थिंग इज आपको ए आर्गुमेंटेड बी को चेक करने की जरूरत उस केस में नहीं है। आप सिर्फ ए का रैंक चेक करोगे। अगर ए का रैंक ए लोगे, उसको किस में कन्वर्ट करोगे, रो एक्लन फॉर्म में। और फिर अगर उसका रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन, और अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। फाइन, तो इसी टाइप से इन क्वेश्चंस को भी करना है। यहाँ एक वर्ड यूज किया हुआ है कि हमें k की वो वैल्यू निकालनी है जिनके लिए इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिवियल सोल्यूशन? मैंने आपको अभी बताया था कि आपके पास जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनमें अगर मैं सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो वो तो हमेशा उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते ही करते हैं। इसका मतलब जो वैल्यू हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है दैट इज सेड टू बी आर ट्रिवियल सोल्यूशन। और हमें पता है अगर यूनिक सोल्यूशन हो, ए की सोल्यूशन हो, तो वो यही होगा। अब यहाँ किस टाइप का सोल्यूशन चाहिए, नॉन ट्रिवियल, यानी कि सोल्यूशन एक से ज्यादा होंगे। इट मीन्स नॉन ट्रिवियल कहने का मतलब क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी solutions, because trivial solution means the only solution is a 0 0 0. Trivial means which holds for all equations, जो सबके लिए होल्ड करता है, जो हमेशा ट्रू होता है। ठीक है। नॉन ट्रिवियल मतलब, इस केस में नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है कि वो k की वैल्यू निकालो जिनके लिए इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो। कई बार नॉन ट्रिवियल की जगह नॉन जीरो सोल्यूशन भी कहा होता है, क्योंकि जीरो सोल्यूशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन का केस, और नॉन जीरो का मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। अब कैसे निकालोगे, एक तो वही मेथड है, ए मैट्रिक्स लिखो, उसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो, और फिर वहां से इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस का मतलब रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3। तो रैंक ऑफ ए क्या होना चाहिए, 3 से लेसर, है ना। तो एक तो आप इस मेथड से कर सकते हो, पहले इससे करते हैं फिर सेकंड मेथड से करेंगे। क्या करो, कन्वर्ट दिस इनटू रो एक्लन फॉर्म, R2 goes to R2 minus 2 times R1 and R3 goes to, sorry, it is R2 goes to R2 minus 4 times R1 and R3 goes to R3 minus 2 times R1. Apply these two operations, what will you get, 1k 3, 4 minus 4 is 0, 3 minus 4k, k minus 12. Next, 2 minus 2 is 0, 1 minus 2k, and 2 minus 6, that is equals to minus 4. Fine. अब इस चीज में प्रॉब्लम कहाँ आती है अगर हम इस मेथड से करते हैं, अगेन यू हैव टू मेक दिस एंट्री 0 ना, और उसमें कैलकुलेशन टिपिकल हो रही है। सो इन दिस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम इस चीज के बजाय क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स किससे करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ आके आप फंस जाओगे अदरवाइज। इसलिए बेटर क्या है, इस मैथड को हम, जब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात आती है उस टाइम पे अगर आपने किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, यू हैव टू फाइंड आउट इस डिटर्मिनेंट। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते थे, अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है,
0। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो और उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। सो आई एक्सपैंड बाय फर्स्ट रो, 1 into 3 into 2 is 6 minus k times 4 into 2 is 8 minus 2k plus 3 into 4 minus 6. Put this determinant equal to 0. क्या आएगा? 6 minus k minus 8k plus 2k square. This is 4 minus 6 is minus 2. It is minus 6 equal to 0. 6 cancel out. So we are left with 2k square minus 9k, or this implies k times 2k minus 9. इसका मतलब या तो k 0 या k के इक्वल टू 9/2. आइदर k 0 और k इज इक्वल टू 9/2. इन दो वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स के, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और यू कैन से नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. फाइन. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस. First is, show that the only value of lambda for which the system of equations, these are the system of equations, has a non-zero solution is 6. आपको शो करना है कि इन system of equations की सिर्फ एक ही वैल्यू है लैम्डा की ऐसी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है. पहले ये देखो कि ये इक्वेशंस जो हैं वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस. आपको लग रहा होगा राइट हैंड साइड पे कुछ वैल्यूज हैं तो ये नॉन होमोजीनियस, बट नॉट. यहाँ पे x को अगर आप इस साइड लेके जाओ, दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हुआ होगा तो हम x वाली टर्म को इस साइड लेके जाएंगे. फाइन. तो ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा टाइम्स x. सिमिलरली इस इक्वेशन में इस टर्म को इधर लेके आओगे, इट इज 1 माइनस लैम्डा टाइम्स y बन जाएगा. सिमिलरली हियर z को भी लेके आओगे तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म बेसिकली कहीं भी नहीं है. हर टर्म की डिग्री देखो इसमें क्या है? सेम. सो इट्स अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. फाइन. पहले आप उस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे फिर सॉल्व करोगे. और नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस जब एग्जिस्ट करते हैं तो आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और वो कह रहा है सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी एंड दैट इज 6. फाइन. नेक्स्ट इज सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इसको सिंपली सॉल्व करना है. इट इज अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. आपने x y z t की वैल्यू निकालनी है. वो वैल्यू पर भी ये चेक करना है कि इसके यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं. Next is, we have to find out the value of k. For this system has unique solution. मतलब जब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के यूनिक सोल्यूशन होगी तब k की वैल्यू क्या पॉसिबल है, और अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तब k की वैल्यू क्या पॉसिबल है. दिस यू हैव टू फाइंड आउट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशंस x plus y plus z equal to 1. Sorry, it should be p. It is p and this should be p square. फाइन. हमें p की वो वैल्यू निकालनी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे. हैज अ सोल्यूशन मतलब इसका सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब इट शुड बी कंसिस्टेंट. फाइन. हमें p की वो वैल्यू निकालनी है जिनके लिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो? कंसिस्टेंट. हो सकता है यूनिक हो सकता है इनफाइनाइटली मेनी हो. हमें सिर्फ कंसिस्टेंट की वैल्यू निकालनी है. वो आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करोगे तो क्लियर हो जाएगा कि यूनिक है या इनफाइनाइटली मेनी. Next is, find the value of a and b for which the system of linear equations this has infinitely many solutions. ये भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं. यहाँ पे कहीं भी x y z नहीं आ रहा तो आपने a और b की वो वैल्यूज निकालनी है जिनके लिए इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के infinitely many solutions हो. Fine. These questions you have to practice yourself, and you can also refer the book of Shanti Narayan, a textbook of matrices. That is a very good book. You can use that book for reference. Thank you very much. This is all about application of matrices to solve system of linear equations.